वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। सो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है अक्षमता यानी डिसेबिलिटी। कल हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था गॉड गिफ्टेड क्या होता है ना। तो आज का अपना टॉपिक क्या है, अक्षमता, डिसेबिलिटी। सो आइए शुरू करते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दें, फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और जो बच्चे जिनको टेलीग्राम पे ये पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं पीजी पॉइंट के नाम से। तो देखिए, सबसे पहले बताते हैं कि एक्चुअल में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अक्षमता, क्या होता है क्या नहीं होता है, किस बेसिस पे हमें डिस्क्राइब कर पाते हैं कि डिसेबल्ड बच्चे क्या होते हैं। देखिए, स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ में व्यक्ति के लिए सामान्य माने जाने वाली क्रियाओं की श्रेणी में सामान्य रूप से गतिविधि प्रदर्शन करने की क्षमता में बाधा या कमी जो क्षति से उत्पन्न हुई है उसे अब क्या कहते हैं, अक्षमता कहते हैं। अगर WHO के बारे में ये चीज़ देखी जाए, WHO के अकॉर्डिंग देखा जाए तो व्यक्ति द्वारा एवं कार्यात्मक प्रदर्शन के संदर्भ में अक्षमता क्षति के परिणाम को दर्शाती है। अक्षमता इस प्रकार व्यक्ति के स्तर पर गड़बड़ी का प्रतिनिधित्व करती है। एक ओर से जहां क्षति यानी इम्पेयरमेंट शरीर के कुछ हिस्सों के अलग अलग कार्यों के साथ संबंध रखती है तथा यह एक आदर्शवादी धारणा जो पूर्णता से क्षमता को दर्शाती है। दूसरी ओर अक्षमता यानी डिसेबिलिटी का संबंध व्यक्ति के या उसके पूरे शरीर के कार्य कौशल तथा व्यवहार से परिलक्षित होने वाले एकीकृत एवं मिश्रित गतिविधियों से है। अक्षमता चूंकि क्षति एवं निःशक्तता के मध्य लिंक प्रदान करती है, इसलिए इसकी अवधारणा कुछ सीमा तक अस्पष्ट प्रतीत होती है। इसकी अवधारणा प्रथा अनुसार अपेक्षित व्यवहार या गतिविधि की कमी या अधिकता से वर्णित होती है, जो अस्थायी या स्थायी, परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय एवं प्रगतिशील या प्रगतिगामी हो सकती है। इसकी प्रमुख विशेषता वस्तुनिष्ठता से संबंधित है। देखिए, वस्तुनिष्ठता एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की कार्यात्मक सीमाएं उसके दिन प्रतिदिन के जीवन में वास्तविकता के रूप में प्रकट हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं हम कि जब व्यक्ति को अपनी पहचान में परिवर्तन के विषय में पता हो जाता है तब वह अक्षमता के रूप ले लेता है। एकीकृत शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक संदर्भ में क्रियात्मकता को हमारी प्रथागत सोच नकारती आई है। हम सामान्यतः सामाजिक एवं शारीरिक पहलुओं पर क्रियात्मक एवं क्षमता को अलग अलग नहीं देख पाते। ICIDH के अनुसार किसी एक को कहना कि उसमें अक्षमता है तुलनात्मक रूप से तटस्थ शब्द है, जबकि किसी को कहना कि वह अक्षम है अधिक स्पष्ट तथा हानिकर हो जाते हैं। देखिए, अक्षमता सिर्फ एक तरीके की नहीं होती। अब हम आपको ये सारे टाइप्स पढ़ाने वाले हैं। अक्षमता का मतलब होता है डिसेबल्ड, मतलब किसी न किसी रूप से इंसान के अंदर कमी। बोलते हैं ना, तुम्हारे अंदर क्षमता ही नहीं है ये काम करने की, तुम कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो ये तो आप लोग नॉर्मल लाइफ में यूज़ कर रहे हो, डेली लाइफ में। लेकिन अगर हम लोग साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम लोग मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपकी जो अक्षमता है वो कैसे होती है, तो देखो, एक दृष्टि अक्षमता होती है, फिर होती है आपकी श्रवण अक्षमता। श्रवण अक्षमता भी आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है पूर्णतया बधिर, एक होते हैं अल्प श्रवण वाले बच्चे जिनको कम सुनाई पड़ता है, और एक होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ता। एक होते हैं आपके मानसिक मंदता वाले बच्चे, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। फिर होते हैं आपके अधिगम अक्षमता। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग डिसेबिलिटी, अर्थात मतलब जिनको आप एक बार सिखाओ, दो बार सिखाओ, तीन बार सिखाओ, फिर आप क्या कहते हो, इनकी तो बुद्धि में नहीं पड़ रहा, बुद्धि में पत्थर पड़े, तुमको समझ में नहीं आएगी मेरी बात। ऐसे गुस्सा जब आ जाती है तो बच्चे तो कह चिल्ला देते हो ना, तो बस वही चीज़ है ना। अब हम उसके बाद में दिखाते हैं आपको शारीरिक अक्षमता, यानी कि किसी को शारीरिक रूप से क्या है, वो अक्षम है, डिसेबल्ड है, फिजिकली डिसेबल्ड है ना। तो ये बच्चे दिव्यांग की कैटेगरी में भी आ जाते हैं। तो अब देखो, जो ये सारी चीज़ें हैं ये हम आपको टॉपिक वाइज करवाएंगे। पहले आपको हम दृष्टि अक्षमता पढ़ाएंगे, फिर श्रवण अक्षमता, मानसिक मंदता क्या होता है ना, उसके बाद में अधिगम अक्षमता क्या होता है, शारीरिक अक्षमता क्या होता है। ठीक है, ये कंप्लीट करवाने के बाद में आपकी क्या हो जाएगी, जो आपकी ये यूनिट चल रही ना, यूनिट 3, ये आपकी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। यही है आपके टॉपिक्स यूनिट 3 में पूरे, और उसके बाद में हम आपकी शुरू कर देंगे यूनिट 4, है ना। और कुछ टॉपिक्स क्या करेंगे अब हम आपको बुक से नहीं करवाएंगे। इसमें बुक में जो दिया हुआ है आपका वो बहुत टफ लैंग्वेज के रूप में दिया हुआ है। हम आपको कुछ सेल्फ हैंड रिटन नोट्स या कोई ऐसा कंटेंट PDF बना करके रेडी करेंगे जिससे हम आपको बहुत ईजी तरीके से करवा पाएंगे सारे टॉपिक्स, क्योंकि ये बुक्स में बहुत बड़े बड़े और बहुत कह सकते हैं हम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में दिए हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ में आपका सबसे पहला टॉपिक क्या है, दृष्टि अक्षमता यानी विजुअल डिसेबल्ड। तो देखिए, मनुष्य की इंद्रियां ही उसे समस्त तथ्यों को देखने, सुनने तथा महसूस करने की शक्ति प्रदान करती हैं।
अतः मानव जीवन में इंद्रियों का विशेष महत्व होता है। मनुष्य की प्रमुख इंद्रियां क्या है? अब इंद्रियों का मतलब क्या होता है? सेंसिंग ऑर्गन्स, जहां से आप सेंस कर पाते हैं चीजों को, जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और आपकी त्वचा। ये क्या है? ये सब आपकी क्या है? इंद्रियां हैं। इनके द्वारा आप समस्त विश्व की घटनाओं को देख व सुन सकते हैं, समस्त अनुभवों को ग्रहण कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे ठंडा, गर्म, जलन आदि चीजें होती है ना आपकी, कि भाई ठंड है तो ठंड लग रही है। अगर आपके अंदर ये सेंस ही ना हो, है ना, ये आपकी इंद्रिय काम ही ना करे कि ठंडी है कि गर्मी है, तो फिर इंसान की डेथ हो जाए। अगर उसको यही नहीं पता चले तो उसकी बॉडी तो एकदम क्या हो जाए? जम के खत्म वो। तो ये सब चीजें हैं। जैसे आप विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्वाद ले सकते हैं कि यार आज सब्जी में नमक ज्यादा क्यों हो गया है, कड़ू क्यों बना दिया आज, ऐसे करके चीजें होती है ना। इन समस्त इंद्रियों द्वारा अनेक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय आंख है, जिसके अभाव में व्यक्ति का जीवन अधिक अंधकारमय हो जाता है। यानी कि देखिए, इन सब में अगर हम बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट आपकी इंद्रिय कौन सी है, तो आईज है ना। आईज के बिना आप मतलब इमेजिन भी कर सकते हैं। देखो हम कैसे बताते हैं आपको। एक बार जब आप पढ़ाई करने चलो तो आंखें बंद कर लो, सोचो जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं उनके लिए दुनिया कैसी है? एकदम ब्लैक, उनके जीवन में कोई रंग नहीं है, कुछ नहीं है। खाना खाने चलो तो आइज 1 मिनट के लिए बंद करो, सोचो क्या आप खा पाओगे? मतलब कितनी चीजें ब्लंडर्स होती हैं, इवन आप वो सोच भी नहीं सकते, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दृष्टि अक्षमता वाले बालकों का अर्थ एवं परिभाषाएं क्या होती है? कि दृष्टिबाधित बालक वे होते हैं जो ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थ होते हैं, जिससे वे सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। जबकि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो मोटे अक्षर वाली पुस्तक को पढ़ सकते हैं तथा कार्य करने में समर्थ होते हैं। देखो अब दृष्टि अक्षमता भी बहुत प्रकार की होती है। किसी किसी की रोशनी कम होती है, किसी किसी की बहुत कम होती है, किसी किसी को बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे बड़े बड़े अक्षर वाली चीजें होती है, मोटे अक्षरों वाली, उनको पढ़ सकते हैं, है ना। दृष्टिबाधिता का मापन स्नेलन चार्ट के माध्यम से किया जाता है। अब ये आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दृष्टिबाधिता का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो स्नेलन चार्ट के माध्यम से किया जाता है। ऐसे बालकों की दृष्टिबाधिता का परिणाम पूर्ण या आंशिक हो सकता है। वे बालक जो पूर्णतः देखने में अक्षम होते हैं वे अंधेपन के रोग से प्रभावित होते हैं। वे बालक जो आंशिक रूप से देखने में सक्षम होते हैं उनके नेत्रों में प्रतिबिंब की तीव्रता बहुत कम होती है। इनकी दृष्टि क्षमता 70 क्या होती है, 20/70 होती है। अर्थात सामान्य बालक यदि किसी वस्तु को 70 फीट की दूरी से देख सकता है तो दृष्टिबाधित 20 फीट की दूरी पर रखी हुई वस्तु को देखने के योग्य होता है। मतलब ऐसे समझो, जैसे ये हैं चिंटू, है ना, ये है मिंटू, ठीक है। इनको जो चीज 70 फीट की दूरी पे दिख रही है, हम पहले ये वाला एप्पल उठा करके जब यहाँ रखेंगे, है ना, तब ये इनको दिखेगी। ऐसी होती हैं चीजें, है ना। अब इनको इतनी दूर वाली चीज है बहुत ब्लर ब्लर सी दिखेगी, या हो सकता है कौन ना ही दिखे, इनको लगे वहां वहां कुछ रखा है, ये पहचान नहीं पा रहे हैं कि क्या रखा है। ये सब चीजें होती हैं, ठीक। उसके बाद में देखिए, इस चार्ट का विकास हर्बर्ट स्नेलन ने किया। ये फ्रांस निवासी डॉक्टर थे। इस चार्ट का आरंभ बड़े अक्षर ई से होता है। अगर आपको ये चार्ट देखना है, आप जब भी आई टेस्ट करवाने जाओ डॉक्टर के पास तो देखो वो आपको अल्फाबेट्स पढ़ाते हैं, है ना, तो वहां पे लगे होते हैं ये चार्ट्स। तो इसका आरंभ बड़े ई से होता है। सामान्य दृष्टि वाला बालक 200 फीट दूरी से देख सकता है। यदि कोई व्यक्ति 20 फीट की दूरी से स्पष्ट देख सकता है तो उसे वैधानिक रूप से पूर्ण दृष्टिबाधित कहते हैं। अगर समझ रहे हो बात को, कब बच्चा पूर्ण दृष्टिबाधित कहलाएगा? जब कोई व्यक्ति 20 फीट की दूरी पर स्पष्ट देख सकता है तो उसे वैधानिक रूप से पूर्ण दृष्टिबाधित कहते हैं। दृष्टिबाधितों की व्यवहारिक रूप में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिन बालकों की निम्न दृष्टि होती है वे बड़े बड़े अक्षरों को ही पढ़ सकते हैं। इनकी दृष्टि 20/70 से अधिक नहीं होती। स्नेलन चार्ट से दूरी के रूप में निम्न दृष्टि की परिभाषा देखने की स्पष्टता के लिए की जाती है। शैक्षिक दृष्टि से पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित उनको कहते हैं। सुनो, अगर आपसे पूछा जाए पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित किसको कहते हैं, तो ये ना, ये जो ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि से सीखने में सुगमता होती है। अब ये आपसे पूछा जाता है कि जो ब्रेल लिपि है ना, ये कैसे बालकों के लिए, मतलब किस प्रकार के डिसेबल्ड बच्चों के लिए, जो बधिर होते हैं उनके लिए है, या जिनको दृष्टि
मतलब जिनकी वीक होती है, आईसाइट वीक होती है उनके लिए है, या जो पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं उनके लिए होती है। तो आप वहाँ पे क्या मार्क करके आएंगे कि जो ब्रेल लिपि है, जो ब्रेल लिपि वो किसके लिए है, तो दृष्टि यानी पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित बालकों के लिए होती है। आंशिक रूप से दृष्टि बाधित उन्हें कहते हैं जो मुद्रित पाठ्य वस्तु का लाभ उठा सकें, इन्हें मुद्रित बाधित भी कहा जाता है। चिकित्सक दृष्टि क्षमता के परीक्षण को दृष्टि बाधिता का आधार मानते हैं। अमेरिका के मेडिकल संघ ने सन 1933 में कानूनी परिभाषा दी थी जिसे सभी देश स्वीकार करते हैं, जो इस प्रकार है। अब क्या कानूनी भाषा है, तो समझो बात को। वो कानूनी भाषा ये है कि कानूनी दृष्टि से पूर्ण दृष्टि बाधित उन्हें मानते हैं जिनका दृष्टि क्षमता 20/200 तथा इससे कम हो, उनकी आंखें सुधार के बाद प्रायः उत्तम हो, या जिनकी दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20 डिग्री का कोण बनाती हो, उनकी आंखें सुधार के बाद उत्तम हो, है ना। ये क्या है, ये एक ऐसी परिभाषा है जो पूरा सब लोग मानते हैं, यूनिवर्सल आप इसको कह सकते हैं, ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है आपकी। भारत वर्ष सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने 1987 में दृष्टि बाधितों की परिभाषा दी, वह इस प्रकार है, अपनी पूर्ण दृष्टि खो चुके हो। दूसरा देखिए, शिक्षा की दृष्टि से दृष्टि बाधित बालकों की परिभाषा क्या दी गई है कि दृष्टि बाधित बालक उन बालकों को कहते हैं जिनकी दृष्टि खो चुकी है और ब्रेल लिपि तथा अन्य श्रवण शिक्षण सामग्री का लाभ उठा सके। आंशिक रूप से बाधित बालक उन्हें कहते हैं जो चश्मे की सहायता से मुद्रित पाठ्य वस्तु तथा दृश्य शैक्षिक सामग्री का उपयोग कर लेते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर दृष्टि बाधित बालकों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित या दृष्टिहीन बालक, दूसरा आंशिक रूप या निम्न दृष्टि बाधित बालक। ठीक, अब इसी के साथ में देखिए दृष्टि अक्षमता वाले बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन। देखिए, मनुष्य सबसे अधिक दृष्टि का उपयोग करता है। दृष्टि के अनुभवों पर ही ज्ञानात्मक पक्ष का विकास आधारित होता है। बाधिता से व्यक्ति 3 प्रकार से सीमित हो जाता है, समझो कैसे। तो दृष्टि बाधित निरीक्षण विधि के अनुभव से वंचित रहता है। दृष्टि बाधिता के कारण वह चल फिर नहीं सकता, इसलिए उसकी योग्यताएं भी सीमित हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों की तरह वो कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, फटाफट से जीने उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। अपने वातावरण को नियंत्रित ना करने के कारण उनके संबंध भी सीमित होते हैं, जिससे वे सामाजिक वातावरण का लाभ नहीं उठा पाते। जब कहीं जा नहीं सकेंगे, कहीं आ नहीं सकेंगे, तो उनका सोशली इंटरेक्शन भी नहीं होगा। विकास तथा समाज कल्याण के प्रयासों से इस दिशा में प्रगति हुई। दृष्टि बाधितों के समाज में नई में कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इस स्वप्रत्यय व्यक्ति उपलब्धि भी सामान्य एवं निम्न स्तर की होती है। इस प्रकार बाधित बालकों की विशेषताओं को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला भाग होता है आपका भाषा का विकास, दूसरा होता है आपका मानसिक योग्यता, और इसी के बाद में तीसरा आपका क्या होता है, सामाजिक और कार्य में समायोजन। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, भाषा का विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है इनका। तो देखिए, दृष्टिबाधित व्यक्ति बोल सकता है तथा सुन सकता है, इसलिए इनमें भाषा का दोष नहीं होता। बोलना एवं सुनना भाषा के मुख्य कौशल माने जाते हैं। देखो, भाषा, अब समझो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाषा के मुख्य कौशल क्या हैं, यानी लैंग्वेज के, तो आप क्या बताएंगे, बोलना, सबसे पहले बोलना और सुनना। देखो, भाषा क्या है, भाषा को या तो हम बोल सकते हैं या हम सुन सकते हैं, तभी तो भाषा को डिस्क्राइब ऐसे कर सकते हैं ना। तो मेन चीज़ें क्या है, मेन चीज़ें आइज तो है नहीं कि भाषा आप आइज के माध्यम से सीख रहे हो, सामने वाले को बोल रहा है उससे भी सीख सकते हो, और उसके बाद में सुन रहे हो, जब आप सामने वाले को अच्छे लिसनर हो तो भी आप सीख सकते हो, है ना। तो इसका फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, यानी कि भाषा के माध्यम से ही अपनी बातों को एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं कौन से बच्चे, जो दृष्टिबाधित होते हैं। इस प्रकार ये भाषा सीखने के लिए अत्यधिक उत्साहित रहते हैं। सामान्य बालकों की अपेक्षा इनके भाषा सीखने का ढंग अलग होता है, क्योंकि सामान्य बालक देख कर व अनुकरण करके अधिक सीखते हैं। ऐसे बालकों को रंगों का ज्ञान नहीं होता, इनकी शाब्दिक अभिव्यक्ति आंतरिक नहीं होती, इनके अनुभव पूर्ण नहीं होते, इनका प्रत्यक्षीकरण सुनने तथा स्पर्श तक ही सीमित रह जाता है। यानी अगर ये लैंग्वेज सीखेंगे भी तो सिर्फ कैसे सीख पाएंगे, सुन करके और चीजों को स्पर्श करके सीख पाएंगे। मानसिक योग्यता क्या होती है, अब देखिए, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की यदि बात की जाए तो मानसिक योग्यता की दृष्टि से दृष्टिबाधित बालक सामान्य बालकों से कम नहीं होते हैं। शोध कार्यों से यह विदित हुआ है कि यदि इन्हें समुचित शिक्षा दी जाए तो इनकी बुद्धि लब्धि बढ़ सकती है। समझे, मतलब ऐसे जो मानसिक योग्यता वाले, जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वाले बच्चे थे, इनमें क्या हुआ, एक बार, मतलब आप कह सकते हैं एक बार नहीं, करनी बहुत सारी रिसर्चेस चलते हैं, तो उसके आधार पर ये निकाला गया था एक कंक्लूजन कि अगर इनको हम लोग
उचित तरीके से शिक्षा दे तो इनकी बुद्धि लब्धि बढ़ सकती है, इनकी ज्ञानात्मक योग्यताएं भी सामान्य से कम नहीं होती, फिर भी इनके सीखने तथा प्रत्यक्षीकरण का ढंग भिन्न होता है। प्रत्यक्षीकरण के विकास में कमी रहती है। ऐसे बालक दूरी को भी बोधगम्य नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे दूरी नहीं देख पाते या समय से दूरी का अनुमान लगाते हैं। स्पर्श से भी इन्हें दूरी का बोध होता है। दृष्टिबाधित बालकों में प्रत्ययों का विकास भी स्पर्श अनुभव से होता है। स्पर्श अनुभव दो प्रकार के होते हैं। अब स्पर्श अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं आपके। देखो, पहला होता है आपका विश्लेषण स्पर्श अनुभव। इसके अंतर्गत दृष्टिबाधित किसी वस्तु या विभिन्न अंगों का स्पर्श करके मानसिक स्तर का प्रत्यक्षीकरण करता है। दूसरा होता है आपका संश्लेषण स्पर्श का अनुभव। इसके अंतर्गत दृष्टिबाधित अपने हाथों से छोटी छोटी वस्तुओं को स्पर्श करके अनुभव करता है और भौतिक वस्तुएं बड़ी होती हैं, इसलिए संश्लेषण स्पर्श अनुभव उपयोगी होता है। ठीक, अब देखो, अब उसके बाद में नेक्स्ट है आपका सामाजिक और कार्य समायोजन की यदि बात की जाए, सोशल और वर्क एडजस्टमेंट की बात की जाए, मतलब इनके जीवन में बहुत समस्याएं हैं। सारा खेल इनके जीवन में किसका है, स्पर्श का है। ये बढ़िया इनका जो स्पर्श होगा, आप मतलब इवन वो सब काम कर ही नहीं सकते और यहाँ तक कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इन बच्चों को ऐसे ही सिखाई जाती हैं चीज़ें, ऐसे ही पढ़ाया जाता है स्पर्श के माध्यम से। ये टच करते हैं, टच के इनको फील आता है, ये फील करके बताते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ये क्या है, ये चीज़ें क्या हैं। समझ रहे हैं आप, है ना। तो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बढ़िया होता है। सामाजिक और कार्य समायोजन की यदि बात करें तो दृष्टिबाधितों को व्यक्तित्व की समस्याएं आंतरिक नहीं होती, सामाजिक कारणों से ही इनमें असमायोजन की भावना उत्पन्न होती है। समाज के अन्य व्यक्ति इन्हें बहुत कम ही स्वीकार करते। कम दृष्टिबाधितों की अपेक्षा गंभीर दृष्टिबाधितों को लोग ज्यादा स्वीकार करते हैं क्योंकि उनके प्रति सहानुभूति बढ़ जाती है। मध्यम रूप से दृष्टिबाधितों के व्यवहार अन्य बालकों के प्रति नकारात्मक होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि बालक पूर्ण दृष्टिबाधितों की भांति दूसरों पर अधिक निर्भर हो। आश्रित एवं असहाय होने के कारण समाज का दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण होता है एवं लोग इन्हें स्वीकार कर लेते हैं। अब देखो, इनकी पहचान कैसे करेंगे आप कि ये दृष्टि अक्षमता वाले बालक हैं। देखो, इनके साथ दिक्कत क्या होती है, समझो बात को। सबसे पहले इनका सिर दर्द होना और दर्द के बाद आंखें बंद कर लेना, बार बार आंखें ब्लिंक करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, इनको हेडेक होगा बहुत तेज से। पलकों पर इनको बार बार खुजली होगी और उसके बाद में इनकी क्या होगी, सूजन आने लगेगी। पलकों का बार बार झपकना तथा आंखें तिरछी होना। नेक्स्ट पॉइंट, पुस्तक तथा अन्य वस्तुओं को आंखों के पास ले जाना, वो बहुत पास से देखेंगे। अधिकतर आंखों को मलते रहना, बार बार आंखों को टच करेंगे। सिर की अवस्था असामान्य रहती है। प्रकाश के प्रति अनावश्यक रूप से संवेदनशील रहना, मतलब ज़्यादा लाइट है तो आंखें, है ना, एकदम छोटी छोटी कर रहे हैं, कभी बड़ी कर रहे हैं, बार बार इनको बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। आंखों से पानी निकलना, चलने पर गलत कदम रखना, मतलब जाना यहाँ है तो इनका कदम उधर पड़ जाना। ऐसे आंखों का टेढ़ापन या तिरछा, या जिसे आप कह सकते हैं भंगी ऐसे हो जाना ना। उसके बाद में आंखों के पलक छोटा होना तथा आंखें लाल रहना, ये होते हैं क्या, दृष्टि अक्षमता वाले बालकों की पहचान। ऐसे आप इन्हें आइडेंटिफाई, अगर कोई बच्चा ऐसी हरकतें कर रहा है तो ये समझ जाओ कि आप उसके डायरी में बच्चे के, है ना, डायरी में पेरेंट्स को आप एक नोटिस लिख दें, क्योंकि भाई बच्चा आपके साथ 6 घंटे रहेगा स्कूल में, है ना। अगर आप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, तो आप उनके पेरेंट्स से बिल्कुल डायरी में लिख करके भेजिए नोटिस, या एक पीटीएम में उनसे बोले कि आप अपने बच्चे का टेस्ट जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करें। क्योंकि ऐसे में क्या होता है भाई, बच्चे को जो ऐसी अगर समस्याएं शुरुआती हैं तो उनको बहुत अच्छे से मतलब ट्रीटमेंट भी करके सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर इनका ट्रीटमेंट उचित समय पे नहीं हुआ तो फिर इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब इनका वर्गीकरण, जो दृष्टि अक्षमता वाले बच्चे, इनका वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ। सबसे पहले होता है आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक। अब आंशिक रूप से दृष्टिबाधक बालकों की यदि बात की जाए तो ऐसे बालक जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता 20/70 तथा 20/200 के मध्य होती है, ऐसे रूप को आप आंशिक रूप से बाधित बालक कह सकते हैं। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ऐसे बालक जो संबंधी या ऐसे रोगों से पीड़ित होते हैं जो दृष्टि को प्रभावित करते हैं। ऐसे बालक जो गंभीर तथा बढ़ने वाली दृष्टि संबंधी कठिनाइयों से पीड़ित होते हैं। ऐसे बालक जो कि उपरोक्त बालकों में सम्मिलित नहीं है तथा जिनके पास औसत मस्तिष्क है तथा जो डॉक्टर तथा शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार कम देखने वाले बालकों को दिए गए साधनों का समान रूप द्वारा अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक। समझो बात को,
इनका क्या होता है, इनके जो दृष्टि क्षमता होती है 2/20, यही आपको मेन याद रखना है। गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालकों के लिए ही ब्रेल लिपि होती है, ये इसी के माध्यम से पढ़ सकते हैं और श्रव्य यंत्रों का उपयोग भी कर सकते हैं। आंखों का इनको क्या करना चाहिए, डॉक्टर द्वारा बताए गए चश्मे को पहनने से इनकी दृष्टि में सुधार हो सकता है और साथ में आंखों का परीक्षण समय समय पर करवाना इनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अध्यापक को कक्षा में इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि बालक ने चश्मा पहना है या नहीं। समझ लो बेटा, ये आप बीएड कर रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके क्लास में ऐसा बच्चा है तो जिसको ये डिसेबिलिटी है, तो आप उसका प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि उसने स्पेक्टिकल्स यूज कर रखे हैं, चश्मा पहन रखा है कि नहीं पहना। नहीं पहन रखा है तो आप उसकी बिल्कुल निश्चित लंका लगाइएगा, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दृष्टि अक्षमता वाले बालकों की क्रियात्मक सीमाएं क्या होती है, मतलब वो कितना हद तक आप कह सकते हैं काम कर सकते हैं। इनकी समस्याएं, समाज में समायोजन की समस्याएं, व्यवहारिक समस्याएं, स्थानापन्न की समस्याएं, तथा कभी कभी जीविकोपार्जन की भी समस्या भी होती है इनको। सबसे पहले बुद्धि लब्धि स्तर कम हो जाता है इनका, सीधी सी बात है, कम हो भी जाएगा। क्यों, अगर आप एक नॉर्मल एक सामान्य बच्चे से अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये तो हर जगह जा सकता है, आ सकता है, खा सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन जो दृष्टि क्षमता वाले बालक होंगे इनके साथ दिक्कत रहती है, ये हर जगह नहीं जा सकते हैं। अगर वो ज़्यादा मतलब रूप से उसको दिक्कत है तो उसको एक आदमी लेकर के जाए, लेकर के आए, मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं इनके सामने। शैक्षिक मंदिता, सीधी सी बात है, अगर बुद्धि लब्धि स्तर कम होगा तो शैक्षिक मंदिता भी होगी। भाई ब्रेल लिपि का उपयोग करने पर भी सामान्य बालकों से शैक्षिक उपलब्धि कम रहती है। सामान्य बालकों की अपेक्षा दृष्टिबाधित बालक 1 या 2 वर्ष पीछे रहते हैं, इनकी शैक्षिक उपलब्धि भी कम होती है। ऐसे बालक मंद गति से सूचनाओं तथा तथ्यों को बोधगम्य कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका व्यक्तित्व विकार यानी पर्सनालिटी डिसऑर्डर। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण का विशेष महत्व है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि व्यक्तित्व में जीवन के अनुभवों से सुधार होता रहता है। दृष्टि बाधित बालकों का समुचित वातावरण और जीवन के अनुभव से उनके व्यक्तित्व का विकास अपने ही प्रकार से होता है, जो सामान्य बालकों से भिन्न होता है। इनके विकास में नाड़ी संस्थान के अनुभव तथा मानसिकता का गहन प्रभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मंद वाणी विकास की यदि बात करें, स्लो स्पीच डेवलपमेंट की यदि बात करें, तो पूर्णतः दृष्टिबाधित बालक वाणी की कला और कौशल का अनुकरण नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने सुना है उसी से वाणी का विकास होता है, उनमें वाणी का विकास सार्थक रूप से नहीं होता। शोध अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शब्दों के उच्चारण में इनको कठिनाई का अनुभव होता है। किनको, तो आप किसको पढ़ रहे हैं आज, दृष्टिबाधित बालकों को। सामाजिक समायोजन भी नहीं होता, इनमें भी इसको दिक्कत आती है ना। तो सीधी सी बात है, अब देखो दृष्टि क्षमता वाले बालकों के लिए अनुदेशन रणनीतियां क्या बनी है, ये है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक कर दो। हम लाइव इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि लाइव सेशन में आपसे बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जो कि ठीक नहीं है ना। आपका वही टाइम बचता है, आप अपनी प्रिपरेशन करिए, कुछ और करिए, रिवीजन करिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि फालतू की बातों से टाइम वेस्ट हो। 4 बजे आप आइए, 4 बजे आपसे 5 मिनट बातें हो जाती हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो, एट द एंड ऑफ द सेशन। तो 4 बजे आपकी जो MCQs क्लास चलती है उसमें आना अनिवार्य है एकदम। कुछ बच्चे बहुत बड़ा अपने आप को तीरंदाज समझ रहे हैं, हमको लगता है कि मैम हम क्यों आए, हमको तो आता है, ये है वो है। चुपचाप एकदम बिना कहे सुने, कोई भी बिना आर्ग्यूमेंट्स करे कल से आ जाओ क्लास में, है ना, नहीं तो लंका लगेगी एक तरफ से सबकी। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दो। जो आज चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थ्योरेटिकल क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए। साथ में टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको ये सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। ओके, देखिए जो इनके लिए स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं वो क्या है कि सबसे पहले ऐसे बालक जो होते हैं ना, इनके लिए विशेष कक्षा का आयोजन करना चाहिए, यानी स्पेशल क्लास लगनी चाहिए। विद्यालय में ऐसे बालकों की संख्या कितनी हो, इस बात का निर्णय अध्यापक कर सकता है। साथ ही साथ ये भी निर्णय ले सकता है कि इन बालकों के लिए विशेष कक्षा का आयोजन किया जाए, मतलब कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाए। जब आप ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे ना तो आपको खुद एहसास होगा कि यार इन बच्चों के लिए ऐसा कर दें, है ना, ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ये समझ पाएंगे, है ना। इन बच्चों को चीज़ों को इस तरीके से हम डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। गाँव में भी आंशिक रूप से देखने वाले बालकों के लिए विशेष कक्षा का प्रबंध होना चाहिए। राज्य शिक्षा निदेशक को भी चाहिए कि गाँवों में ऐसे अध्यापकों की सहायता करें जिनकी कक्षा में आंशिक रूप से देखने वाले बालक हों। बड़े विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा में कम से कम एक बालक कम देखने वाला होता है,
ऐसी अवस्था में सबसे पहले प्राथमिक श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का आयोजन करना चाहिए। जितनी जल्दी कम देखने वाले बालक को शैक्षिक सुविधाएं दी जाएंगी, उतनी अधिक सफलता की अपेक्षा होगी। दृष्टिबाधित बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान निम्न प्रकार दिए गए हैं। कैसे दिए गए हैं? तो देखो, सबसे पहले होता है आपका कक्षा व्यवस्था की विधि, दूसरा है सहकारिता, और तीसरा है आपका पाठ्यक्रम। यदि कक्षा व्यवस्था विधि की बात की जाए तो आधुनिक शैक्षिक सिद्धांतों के अनुरूप अब पृथकीकरण नहीं है, अतः वर्तमान समय में एक ऐसी सहकारिता योजना का विकास किया जाता है जिसके द्वारा कम देखने वाले बालक अपने कार्य को विशेष कक्षा में विशेष शिक्षक के अंतर्गत करते हैं। सहकारिता की यदि बात की जाए तो उपर्युक्त योजना यदि सफलतापूर्वक चलती है तो बालक के स्वास्थ्य तथा शिक्षा का उत्तरदायित्व अधीक्षक, प्रधानाध्यक्ष, अध्यापक तथा विशेष स्वास्थ्य सेवा अध्यापक एवं बालक के माता पिता पर है। इस सहयोग को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि सभी को शिक्षा के विशेष उद्देश्य से परिचित होना चाहिए। सभी को मिलकर समस्या समाधान में पूर्ण सहयोग देना चाहिए। कम देखने वाले और औसत बालकों का पाठ्यक्रम एक सा होता है। अध्यापकों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कोई भी कार्य अधिक ना करवाया जाए कि जिससे दृष्टिबाधित बालक पर अधिक दबाव पड़े, है ना। ऐसा आप पता चले ऐसा भर भर के होमवर्क देना है कि वो तो बेचारे ऐसे ही परेशान हुए जा रहे हैं ना। तो हम पढ़े सब पढ़े वाली रणनीति पे चलना है और उन सब का ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा होमवर्क आपको देना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। दृष्टिबाधित बालकों के विशेष हमने आपको बताया है। तो यहीं से करेंगे अपने सेशन को एंड। एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बस यही दो काम आपको करने होते हैं। दो काम हैं आपके। जो बच्चे 4 बजे सेशन नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि मैम ऐसे क्वेश्चंस करने में मज़ा नहीं आ रहा है, या हम नहीं चाहते, हमें मैम यही नहीं पता चल रहा है कि पेपर ही नहीं होंगे इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, या मैम क्या मतलब है ऐसी पढ़ाई करने का, या मैम हम यूपी टेट पढ़ना चाहते हैं। मतलब आपका जो मन हो, आप जो कुछ भी सोच रहे हो, आपके मन में जो सब चीज़ें चल रही हो, एक बार बताइएगा। क्योंकि जब आप अपनी बात हमारे सामने रखेंगे तभी हम उस चीज़ का निष्कर्ष निकाल पाएंगे, है ना। और फिलहाल तो हम आपको यही ही पढ़ाएंगे 20 फरवरी तक। हमारा मूड बिल्कुल नहीं है कुछ और नया शुरू करने का। 20 फरवरी तक आपका बीएड इसी की क्लासेस चलेंगी। किसकी? बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की ही क्लासेस चलेंगी। ओके, आई बात समझ में? ये बताओ ये सब क्या है? ये सब देख रहे हैं आप? आर्ट कितनी अल्टीमेट है। देखो एक भी पत्ता मूली का ऊपर नीचे नहीं है, हैं? मूली लग भी नहीं रही कहीं से। तारीफ कर दो फटाफट से कि मैम आपने जो ये बनाया था ये बहुत अल्टीमेट बना था। ये लो आपकी मिर्ची भी बन गई, रेड मिर्ची, रेड चिली, है ना। आर्ट हमारी बहुत बढ़िया रही है। आर्ट में हमारे आए थे कितने मार्क्स पता? यूपी बोर्ड से मैंने पढ़ाई की है और तब मेरे आए थे आर्ट में 95 मार्क्स। तो चलो ये तो हो गई अपने मुँह मियाँ मिट्ठू करने वाली बात। यहीं से करेंगे अपने सेशन को एंड। आशा ही नहीं अभी तो विश्वास है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने घर के मेंबर्स से और अपने साथी सहपाठियों से ज़रूर सब्सक्राइब करवाएंगे। और मुझे 100% विश्वास पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपको जो टारगेट दिया था वो आप नहीं कंप्लीट कर पा पाएंगे। यानी हमने आपसे कहा था 24 फेब तक एट एनी हाउ हमको 10K सब्सक्राइबर्स करने हैं, लेकिन ये हमको असंभव दिख रहा है, इसलिए अब हमने कहना ही छोड़ दिया है आपसे, ठीक। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन के माध्यम से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक कर, अपना ध्यान रखिएगा, सबका ध्यान रखिएगा और बड़ों से मेरे लिए आशीर्वाद लीजिएगा, छोटों को मेरा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।